सब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। अर्ज़ फ़लस्तीन पर काबिज़ सिहूनी रियासत की जानिब से मकबूजा फ़लस्तीन के महसूर शहर गाज़ा पर वहशियाना बमबारी की गई है, जिसके नतीजे में अब तक 26 अफराद शहीद हो चुके हैं। शहीद होने वालों में 9 बच्चे और मज़ाहमती तहरीक कस्साम ब्रिगेड के सीनियर कमांडर समेत 26 अफराद इजरायली बर्बरियत का निशाना बने। नाज़रीन, आपको याद होगा मस्जिद अक्सा को आग लगाकर बेहुरमती भी की गई है और इजरायली वज़ीर आज़म का यह भी कहना था कि हमास ने रेड लाइन पार की है। गाज़ा से रॉकेट हमला किया गया जिसमें कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। खैर, ये सब तो बातें हैं और सब जानते हैं कि ये सब फ़लस्तीन के निहत्ते मुसलमानों की जानिब से जुम्मतुल विदा की नमाज मस्जिद अक्सा में अदा करने के पादाश में इजरायली फोर्सेस ने इस पर जुल्म ढाए। रमज़ानुल मुबारक के मुक़द्दस महीने में निहत्ते फ़लस्तीनी बमबारी और गोलियों की बारिश, हवाई हमले के बावजूद सर से कफन बांधे हुए अपने परचम सरबुलंद कर रहे हैं। ये चौथी नस्ल है नाज़रीन जो फ़लस्तीन की है और जो शहादत के लिए हाजिर है। मगर सवाल यहाँ ये है कि क्यों 55 मुस्लिम ममालिक इस्लामी तंजीमें जो आंखें बंद करके क़ब्ला अव्वल से बेवफाई कर रहे हैं, क्योंकि फ़लस्तीन एक ऐसी महकूम कौम है जिससे उनको कोई तिजारती फ़ायदा नहीं, वहाँ से उनको भीख और फंड्स नहीं मिलते। फ़ौजी अफसरों को अपने अपने ओहदों से फारिग होने के बाद UAE या सऊदी अरब में हज़ारों रियालों के एवज़ कोई बड़ा ओहदा नहीं मिलता। सवाल यह है कि हमारी मुस्लिम ममालिक की अफवाज अक़वाम मुत्तहिदा के अमन मिशन पर वहाँ जा सकती है, नेटो की मातहती में गैरों की जंग में अपने सिपाही झोंक सकती है, तो मुसलमानों के क़िबला अव्वल की पुकार पर लब्बैक क्यों नहीं कहते? आज हम अपने प्रोग्राम में इन तल्ख चुभते हुए सवालात के जवाब तलाश करेंगे। मेरे मोअज़्ज़ज़ मेहमान मेरे साथ मौजूद हैं, उनका तारुफ करा दूँ। जमील फारूकी सीनियर एंकर पर्सन हैं, नासिर शराजी साहब आपकी एक्सपर्टीज़ है इंटरनेशनल अफेयर्स में, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। नासिर साहब, इस वक्त जो हम देख रहे हैं, जो 2-3 दिन से सूरत हाल बन रही है, मकबूजा फ़लस्तीन में सिहूनी दहशतगर्दी कोई नई बात नहीं है और हमने ये भी देखा है कि निहत्ते फ़लस्तीन जो है वो पत्थरों से अपना दिफा करते हैं, लेकिन जो हमास मुजाहिदीन का जवाबी वार है, इसको किस तरह देख रहे हैं आप? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि ये जो चंद दिहाइयों पर मुश्तमिल रेजिस्टेंस है उसने आज फ़लस्तीन की मुज़ामत को कहाँ पहुँचा दिया है। ठीक है। और आज हकीकत यह है कि अगर फ़लस्तीन के बाद नाम नहाद पॉलिटिकल ठेकेदार और इसी तरीके से वो ममालिक के जो दरअसल इसराइल के साथ ताल्लुकात बढ़ा के इसराइलियों की खुशनुदी और फ़लस्तीनियों की, जिसे फ़लस्तीनियों स्टैब इन द बैक कहा है, वो कर रहे हैं, तो अगर ये सारे मिलकर भी खियानत करें तो मसला फ़लस्तीन को फ़लस्तीन की मुज़ाहमत के मूवमेंट ने इतना ऊपर पहुंचा दिया है कि इन सब की मुश्तरका खियानत के बावजूद ये मसला फ़लस्तीन पर कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। और ये क्रेडिट जाता है उन जनरेशन को कि जिन्होंने ब्लड दिया है, खून दिया है, और आज का सफर यहाँ तक तय हुआ है कि एक वक्त में ये लोग मैक्सिमम जो वेपन होता था इनके पास वो एक गुलेल होता था, और आज ये इस जगह पर पहुंचे हैं कि फ़लस्तीनी मुज़ाहमत ने, अभी मैंने आपके टॉक शो पे आने से पहले जो मैंने डाटा देखा है तो तकरीबन 5 मिनट में हमास ने ये क्लेम किया है कि 137 रॉकेट उन्होंने फायर किए हैं और इनमें कई कस्बे अश्कलोन है इनमें और कई दीगर कस्बे जो हिट हुए हैं। इस वक्त इसराइल का कोई एक इलाका भी ऐसा नहीं है कि जो इम्यून हो, और आज रेजिस्टेंस जो है वो इस लेवल पे बढ़ गई है कि अभी 24 जनाजे उठाकर भी इनमें से कोई शर्मिंदा नहीं होगा। लेकिन वहां पर जो इस वक्त सिचुएशन है इसराइल के अंदर के, वहाँ लोग बंकर्स के अंदर हैं, लोग शेल्टर होम्स के अंदर हैं और फोर्सेस हाई अलर्ट हैं, और इस पैनिक की कैफियत में जो है वो लोग फौरी तौर पे कॉम्प्रोमाइज की बात कर रहे हैं। और साथ ही आप देखें कि वो जो बड़ी डोमिनेंस थी इसराइल की, कि इसराइल की मिलिट्री माइट जो है वो लीड करती है, इसराइल स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी, बिलखुसूस मिलिट्री टेक्नोलॉजी के हवाले से दुनिया का लीडिंग कंट्री है, इसराइल ग्राउंड टेक्नोलॉजी में टॉप करता है, इसराइल जो है अनडिफीटेबल है। तो इन फ़लस्तीन की मुज़ाहमत की तहरीकों ने और इनके साथ दीगर जो मुज़ाहमती गिरोह हैं उन्होंने दरअसल इनकी उस सारी हैबत का पर्दा चाक कर दिया है। मसलन आयरन डोम सबसे बड़ा इनका मिसाइल डिफेंस सिस्टम है जो सबसे ज्यादा एक्यूरेट कहा जाता है, लेकिन आयरन डोम फेल हो गया है मिसाइल को रोकने में। उसके बाद इनके जो सबसे ज्यादा ये था कि अनडिफीटेबल है इसराइल, डिफीट का मेयार ज़ाहिर मुख्तलिफ है, ये फ़लस्तीनियों की कैजुअलिटीज ज्यादा कर सकते हैं, लेकिन आपके इल्म में है कि 2014 में जब इन्होंने गजा पे अटैक किया तो ये 3 क्लेम्स किए थे, इन्होंने 3 वाज़ेह टारगेट्स बयान किए थे कि एक हमने हमास को डीवेपनाइज करना है, एक हमने अपने गिलाद शालिद की हमने डेड बॉडी लेनी है, और एक हमने इस खित्ते में
अपनी मर्जी की हुकूमत लेकर आनी है। लेकिन ये जंग जो उन्होंने एक हफ्ता डिजाइन की थी, ये 55 डेज तक रही और 55 डेज के बाद इनको फलस्तीनियों की टर्म्स के ऊपर सुलह करनी पड़ी, जिसके नतीजे में 450 से ज्यादा मोस्ट वांटेड फलस्तीनी जो है वो इजरायली जेलों से रिलीज हुए थे और बदतरीन शिकस्त काउंट की गई थी इसराइल की। तो आज फलस्तीन की मुजाहमत किसी और मरले पर है। आज गुलेल जो है वो बहुत एक्यूरेसी के साथ हिट करने वाले रॉकेट्स में कन्वर्ट हो चुकी है। बिल्कुल सही। और आज ये जनरेशन जो है ये जान चुकी है। और फिर आप इनके कनेक्शन देखें, बात शुरू हुई है, उन्होंने नंबर 1 मस्जिद अक्सा के अंदर यहूदियों को लेके गए, नंबर 2 उन्होंने मुसलमानों को मस्जिद अक्सा में नमाज पढ़ने नहीं दी, नंबर 3 उन्होंने एक ही साथ बहुत इंपॉर्टेंट और स्ट्रेटेजिक हिस्टोरिक इंपॉर्टेंस का हामिल एक कस्बा है शेख जरा, कि ये बेसिकली तबीब थे उनके सलाहुद्दीन अयूबी के, और क्रूसेड वार्स की एक सिंबल है। ये शेख जरा को खाली करने के लिए वहाँ हुकूमत ने कार्रवाई की, लोगों ने रजिस्ट किया और उसकी एक पिटीशन वहाँ कोर्ट में पेंडिंग है। ठीक है। तो वहाँ पे ये एक इशू भी आया और उसमें शेख जरा के लोग खड़े हो गए। ठीक है। तो जिसपे कोर्ट ने भी कहा कि उसको पेंडिंग चले। जमील अल-कुद्स ब्रिगेड को मस्जिद के अंदर इस हद तक जुल्म का निशाना बनाया, तो फलस्तीन की मूवमेंट हमास ने बाकायदा उनको टाइम दिया है। ठीक है कि आपके पास इतने घंटे हैं। इससे पहले इसराइल डेडलाइन देता था, अभी हमास ने डेडलाइन दी है कि आपके पास इतने घंटे हैं, एक दिन में 2 दिन में चले। जमील, अब जो सिचुएशन हम देख रहे हैं, जिस तरह हमने कश्मीर की तहरीक को देखा, वहाँ भी 4th जनरेशन आ गई है। फलस्तीन की मूवमेंट को देख लें, उनकी तहरीक को देख लें, वहाँ भी 4th जनरेशन जो है अब इस वक्त सामना कर रही है सेहूनियों का। सवाल यहाँ पर यह है कि किसी भी तहरीक को जितना दबाया जाता है वो उतनी ज़्यादा एग्रेसिव होकर सामने आती है, और हमें कश्मीर में भी नज़र आया, हमें फ़लस्तीन में भी नज़र आ रहा है। इस वक्त अल-कुद्स ब्रिगेड का गज़ा से सेहूनी फ़ौज पर जो रॉकेट फायर, जो गुलैल पहले इस्तेमाल की जाती थी, अब रॉकेट फायर दागे जा रहे हैं। इतना ऐसे रॉकेट, खास किस्म के रॉकेट दागे गए हैं जो कि इजराइल डिफेंस सिस्टम को क्रॉस करके टारगेट कर रहे हैं। ये सिनेरियो, ये सिचुएशन इजराइल के लिए कितनी खतरनाक है? देखें जमील से बात करें सर। इजराइल के लिए तो हमेशा से ये खतरनाक रही है। अगर ना रही होती तो आज 4थी जनरेशन अपने खून से अब एक नई तारीख न रकम कर रही होती। ये तारीख एक अरसे से रकम की जा रही है, इसको हम नेगेट नहीं कर सकते। अब बड़ी गैरतमंद कौम है, चाहे वो कश्मीरी है चाहे वो फलस्तीनी है। इन्होंने अपनी जिंदगियों के ऊपर खेल कर अपनी नस्लों के ऊपर, अपनी नस्लों की जानों का नजराना पेश करके अपनी बका की जंग लड़ी है। वो गैरतमंद कौम है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन आपको मुस्लिम उम्मा में मौजूद उस बेगैरत तबके को भी जरूर अब शामिल हाल रखना चाहिए, जिनको ये पता नहीं है कि ये लड़ाई किस तरह की लड़ाई है। मुझे इंतहाई अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि आज मेरी नजर से चंद ट्वीट्स गुजरे हैं। एक ट्वीट पंजाब के वजीर तालीम का है, डॉक्टर मुराद रास उनका नाम है जी, मैंने पढ़ी। उन्होंने ट्वीट में 3 सवाल किए हैं। पहला सवाल उनका ये है कि जी फलस्तीनियों ने अभी तक अपनी मिलिट्री क्यों नहीं बनाई। दूसरा सवाल उनका ये कि उधर से इतने आर्म्ड फौजी होते हैं और इनकी तरफ से पत्थर क्यों चलाए जाते हैं। तीसरा सवाल उनका ये कि जो फलस्तीनियों को इमदादी रकम मिलती है, वो इमदादी रकम इस्तेमाल करके वो अपनी मिलिट्री माइट क्यों नहीं बनाते। तो मैं अपना सर पकड़ कर बैठ गया। मतलब मुझे इतना अफसोस हुआ है इन इंटेलेक्चुअल चवल्स की सोच के ऊपर कि इनको ये पता नहीं है कि अनसेटल्ड टेरिटरी होती क्या है। इनको ये पता नहीं है कि कश्मीर जैसे मकबूजा इलाके के अंदर जो हुकूमतें बनती हैं वो कठपुतली होती हैं, उसका इन्फ्लुएंस उनके ऊपर होता है जो उनको बनाता है। जिस तरह के अब्दुल्ला की हुकूमत थी, इसी तरह से अगर आप पैलेस्टीन के अंदर देखें तो वहां पर जो मामलात हैं, वहां पर अगर कोई कठपुतली हुकूमत है भी तो मिलिट्री माइट कैसे जनरेट कर सकती है? पब्लिक को कैसे अब फंडिंग के जरिए पब्लिक अपने एंड के ऊपर एक मिलिट्री खड़ी कर सकती है? मतलब मैं तो हैरान हुआ हूं कि हमारे यहाँ पर बैठे हुए जो लोग हैं जिनके पास मिनिस्ट्रीज आगे, वो समझते हैं कि हम बहुत बड़े इंटेलेक्चुअल्स हैं। शायद हम ये जुमले देखकर, ये सवालात उठाकर हम हालात का धारा बदल देंगे, हालात का रुख बदल देंगे। और ये वो इस्लामी न्यूक्लियर स्टेट के एक सूबे के वजीर तालीम का जुमला है, ये सवालात है जिसको देखकर सर धुनने को दिल सर, ये वो वजीर तालीम है जिनको हिस्ट्री नहीं पता होगी। आप आगे क्या बात कर रहे हैं सर? देखिए, हिस्ट्री तो चले भाड़ में गई। हिस्ट्री अगर उनको नहीं पता थी, ना पता हो, कम से कम फैक्ट्स तो पता होने चाहिए। इनसे अगर ये पूछ लिया जाए कि आप ये बता दें कि लाइन ऑफ कंट्रोल, बॉर्डर
और वर्किंग बाउंड्री में फर्क क्या होता है इनको ये पता नहीं होगा, तो इनको अनसेटल्ड टेरिटरीज में होने वाली हैपनिंग्स का क्या पता होगा। अब उस मतलब अहमक बंदे ने इतना बड़ा ट्वीट करके हजारों रीट्वीट्स और शेयर्स हुए, उस बंदे ने जहमत नहीं की कि उसको डिलीट कर दे। इससे 4 दिन पहले आपके वजीर खारजा ने क्या बोल दिया है कि आर्टिकल 370 इंडिया का अंदरूनी मामला है। मतलब उसके ऊपर आप क्लेरिफिकेशन बाद में जितनी देते रहे, इससे पहले आप ही के मुल्क के वजीर खारजा ने एक इंतहाई अहम जगह पर खड़े होकर यह कह दिया था कि उन्होंने इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर की जगह इंडियन कश्मीर कह दिया था, ये जुमला यानी भारतीय कश्मीर कह दिया था मकबूजा कश्मीर को। तो ये सोचते समझते नहीं और इतना कुछ कह जाते हैं। अच्छा, आपने जो सवाल किया था, बका की जंग तो ये लोग लड़ रहे हैं, चाहे कश्मीरी अपने एंड पे लड़ रहे थे, चाहे फलस्तीनी अपने एंड पर लड़ रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है, लड़ रहे हैं। लेकिन मौरख ये जरूर लिखेगा, मौरख लिखेगा कि जिस वक्त कश्मीरी मजलूम खवातीन के ऊपर भारतीय बर्बरियत करने वाले फौजियों के घुटने उनकी गर्दनों को दबा रहे थे, तो पाकिस्तान जैसे मुमालिक जो कि अपने आप को एटमी कुव्वत कहते हैं और हैं भी, उनके लोग टिकटॉक के ऊपर नादिन धिन्ना कर रहे थे। ये मौरख लिखेगा कि जब इजरायली फौज के बर्बरियत ढाने वाले फौजी बच्चों की गर्दनों के ऊपर अपने बूट रखे हुए थे, तो उस वक्त पाकिस्तान और सऊदिया के बड़े बड़े लोग जो अपने आप को पूरी दुनिया का चैंपियन कहते हैं आलम इस्लाम का, वो रक्स और सुरूद के महफिलों को एंजॉय कर रहे थे। उनके उम्रों की अदायगी उस तरह से नहीं होनी चाहिए। मतलब मैं कहता हूं ठीक है, आप रिलीजियस सेंटिमेंट है उसको पूरा कीजिए, लेकिन आपके लिए इसका जो फर्ज है वो कुछ और है, आप कर कुछ और रहे हैं। नासिर साहब, बड़ी मतलब कूजे में समेट दिया है दरिया को। अब मुझे समझ में नहीं दरिया, मैं ये कहना चाह रही हूँ कि इस वक्त जो सिचुएशन नज़र आ रही है, अब फ़लस्तीन के मामले पे ले लें आप, मस्जिद अक्सा पे जिस तरह हमने इब्लीस रक्स देखा, ये 55 मुस्लिम ममालिक हैं जो अपनी आंखें बंद करके बैठे हुए हैं। सऊदी अरब एक ट्वीट कर देता है, मजम्मत कर देता है, इमरान खान साहब एक मजम्मती बयान दाग देते हैं। आज सऊदी अरब में कतर के जो अमीर हैं उनके साथ मुलाकात हुई है। ये मुस्लिम ममालिक क्यों फ़लस्तीन के मामले को या कश्मीर के मामले को सीरियस नहीं लेते? क्या उनके वहाँ पे कोई मुफादात नहीं निकलते? क्या वहाँ से उनको ट्रेड या कोई वहाँ से फंडिंग नहीं मिलती, कोई भीख नहीं मिलती? इस वजह से फ़लस्तीन को ये इग्नोर करते हैं, फ़लस्तीन इशू को? जी, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मेरे ख्याल हमें मुस्लिम उम्मा को और मुसलमान हुक्मरानों को अलग अलग कैटेगरी में रखना चाहिए। और बिलखसूस जब हम मुसलमान हुक्मरानों की बात कर रहे हैं तो मेजॉरिटी जो मुस्लिम रूलर्स हैं ये वो लोग हैं कि जो ऑटोक्रेट्स हैं और इनका अवाम के साथ कोई लेना देना नहीं है, इन्हें अवामी लेजिस्लेशन नहीं चाहिए। और इससे ऊपर ये है कि इनकी जो सर्वाइवल है वो ज्यादातर अमेरिका और अमेरिकन अलाइज के साथ मरबूत है, और ये अपने मुल्क के अंदर अपनी मकबूलियत मेजॉरिटी इलाकों में 1-2 को छोड़ के वो अपनी मकबूलियत भी खो चुके हैं। तो ये अपना सर्वाइवल जो है वो अमेरिकन आशीर्वाद के अंदर देखते हैं, और फिर बिलखुसूस ट्रम्प पीरियड के अंदर जो इनके ऊपर प्रेशर्स थे, तो आज इनकी अपनी कोई फॉरेन पॉलिसी है ही नहीं। इनकी फॉरेन पॉलिसी इंस्पायर्ड बाय अमेरिका है, और लिहाजा आप इनकी जब बात हो तो आप उसको कंसिडर ही नहीं करें। दूसरी बात ये है कि फलस्तीनी और मजलूम उम्मत मुस्लिमा वो यकीनन बहुत ज्यादा कंसर्न है मसला फलस्तीन के हवाले से, मसला कश्मीर के हवाले से, लेकिन बहुत ज्यादा वेरी करता है कि जो उस मसले का मुतवल्ली है यानी जो वकील है वो कैसा है। फलस्तीनियों ने बहरहाल अल्हम्दुलिल्लाह इस मूवमेंट को बहुत जानदार उसके साथ लड़ा है। अगर मैं सिर्फ आप एक सिनेरियो देखें, जैसा मेरे ब्रदर कह रहे थे दोस्त, कि बिल्कुल मुझे नहीं पता था इत्तेफाकन, मैं चूंकि ट्रैवलिंग में था, मैंने वो ट्वीट नहीं देखा, मेरे लिए वाकई सरप्राइजिंग है। उसे अगर पता चले कि गजा क्या है, ये 20 लाख की दुनिया की सबसे बड़ी ओपन जेल है, जहाँ ग़िज़ा, खुराक, तवाफ कोई चीज नहीं है, जहाँ लोगों को अपने सर्वाइवल के लिए सुरंगें खोदनी पड़ती हैं, और उसके जरिए से कोई एक ह्यूमन बीइंग किसी ओपन वर्ल्ड पर एक्सेस करता है, और वो फिर उसके बाद उसके रिस्क कितने ज्यादा है, कितने लोग उस सुरंगें बनाने के दौरान शहीद हो जाते हैं। जहाँ एक कंक्रीट की अगर बिल्डिंग गिर जाती है तो एक सीमेंट की बोरी भी वहां आप नहीं ले जा सकते, एक सरिये का आप रॉड नहीं वहां पे ले जा सकते, क्योंकि इसे असले में इस्तेमाल किया जा सकता है। जहां का वाहिद जो बिजली बनाने वाला प्लांट है उसको जो फ्यूल है वो भी इजराइल से आता है। जहां टोटल डिपेंडेंस 100% इजराइल के ऊपर है, वो जितना सांस लेने देते हैं उतना सांस लेते हैं। लेकिन आज ये तो मौजूदा समझना चाहिए कि उन्होंने रेजिस्टेंस को इस लेवल पे पहुंचा दिया है कि आज अगर ये बड़े बड़े अरब हुक्मरान भी उनके साथ नहीं है, तब भी
वो इस कैपेसिटी में है कि वो इजराइल को खुद चैलेंज भी करें और इजराइल के अंदर प्रेशर इतना डीप इनसाइड इजराइल पहुंचाएं कि इजराइल के जो है वो आप कह सकते हैं कि डिफेंस सिस्टम जो है वो शेकअप हो गया। इसी तरीके से अभी जो रेजिस्टेंस ने इस मामले को इस हद तक पहुंचा दिया है कि अभी गजा का इलाका से बाहर आप निकले तो फिर आप लेबनान की तरफ देखें, फिर आप सीरियन हाइट्स की तरफ देखें, गोलान हाइट्स की तरफ, तो हर जगह पे इस वक्त जो है वो आमादा है। और अगर इजराइल जो है वो इस मामले को आगे बढ़ाता तो इजराइल को बहुत शदीद रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ेगा जो इजराइल के अंदर ऑलरेडी उनका, क्योंकि आपको पता है कि पॉलिटिकल सिस्टम भी शेक हुआ हुआ है। मैं उस पर आऊंगी, पहले मैं ये जो इजराइल के अंदरूनी सियासी बहरान है उस पर मैं आऊंगी, लेकिन मुझे जमील ये बताइएगा कि इस्लामी ममालिक तो बहुत कुछ करने की सलाहियत रखते हैं। वो मिलिट्री अलायंस बनाई थी, राहिल शरीफ साहब को उसका सरबराह बनाया गया था, वो कहाँ गई, वो किस चीज़ के लिए है भाई, उसका कोई मकसद हासिल किया उस अलायंस ने? नहीं, सिंबॉलिक था और उसका कोई प्रैक्टिकल उसके इम्प्लीकेशंस ना तो आई हैं और ना ही आते हुए कोई नजर आती हैं नियर फ्यूचर। और बाकी आप देख लें कि साउदियन कंट्रीज किस तरह से इजराइल को एक्सेप्ट करने के हवाले से अपना एक नर्म गोशा रखती हैं। बहरैन को देख लिया हमने, यूएई को देख लिया, इवन हमने सऊदीया को देख लिया। तो उससे एक्सपेक्ट करना तो बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट करना तो बिल्कुल ही ऐसा ही है कि जैसे आप लोग वो कहते हैं ना कि दीवाने को ख्वाब दिखा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो फिलिस्तीनियों ने अपनी जद्दोजहद की जो लड़ाई है वो खुद लड़नी है, अपनी आज़ादी की जो जद्दोजहद है वो खुद करनी है, मस्जिद अक्सा के मामले को अपने एंड पर देखना है, लेकिन स्टेटमेंट्स एटलीस्ट रिस्पॉन्सिबल होनी चाहिए। मुस्लिम ममालिक 51-52 जितने भी हैं वो सारे मिलकर अगर इसके ऊपर राइटली प्रोटेस्ट भी करें। देखें, जिहाद तो कई तरह से हो सकता है, जिहाद बिल कलम तो हो, आप अपने जुबान के साथ तो जिहाद करें, मतलब इसकी इब्तिदा तो करें कि अब आप इस बाकी सब बातों को छोड़िए। शाजिया आप एक खातून है, माशाल्लाह से आप प्रोग्राम करती हैं और आप मेरी बहुत पुरानी कुलीग हैं, आप एक अरसे से काम कर रही हैं। मैंने 6-7 तस्वीरें देखी हैं, मैं दहल गया हूं वो तस्वीरें देख के, वो पिक्चर्स देख के, गजा की या पैलेस्टाइन की वो पिक्चर्स, ख्वातीन नीचे जमीन पर उनके सर हैं और उसकी गर्दन के ऊपर जो है ना एक, वो मरियम असाफ है वो लड़की जिसके सर पे पैर रखा है एक इजरायली फौजी ने। और अगर इसकी जगह कोई गैर मुल्की लड़की होती, कोई क्रिश्चियन लड़की होती या कोई जूइश लड़की होती तो इस वक्त दुनिया में आग लग चुकी होती। चले, वो तो एक अलग मैटर है ना कि दुनिया में आग कैसे लगती है। आप देखिए कि वो एक उस तरह की कई, मरियम की तो है और बहुत सारी तस्वीर आई। मैं देख रहा हूं कि उसके ऊपर इजरायली फौजी का बूट है और गन पॉइंट हुई है उसके फेस के ऊपर, and she was smiling like any personality. But the thing is, in a country like Pakistan, जहां पर औरत मार्च करने वाली ख्वातीन अपने पैट्रियार्की यानी पिदरशाही से आजादी के हुसूल के लिए आजादी के नारे लगाती हैं, आज उनकी ट्वीटों के मुंह सी दिए गए, आज उनका ट्विटर का मुंह बंद कर दिया गया। आप पूछिए उनसे, इन ख्वातीन से, आप पाकिस्तान के अंदर खड़े होकर, जहां के जो कि पीसफुल टेरिटरी है, जहां पर आपको कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है कि कोई भी आपकी इक्का दुक्का वाकयात होते होंगे, मोटरवे रेप केस टाइप के होते होंगे, पूरी दुनिया में होते हैं, लेकिन आपने यहां खड़े होकर प्रेस क्लबों को नचा दिया लोगों को कि आपको आजादी चाहिए। आपके मुंह से ख्वातीन की आजादी के लिए जुमले निकल रहे थे, नारे निकल रहे थे, स्लोगन्स, प्लेकार्ड्स उठा दिए आपने। आज फलस्तीन की बच्ची, उसकी गर्दन के ऊपर इजरायली फौज के बूट थे। आपकी जुबानों में से किसी में से, मैं नाम ले लेता हूं, गुल बुखारी, मावी सरमद, इसके अलावा बड़ी बड़ी शख्सियत हैं, किसी एक शख्सियत के मुंह से एक जुमला निकला हो, क्या वो ख्वातीन नहीं है? क्या वो आपकी माएं बहनें बेटियां नहीं है? जस्ट बिकॉज के मुस्लिम लेडीज, जस्ट बिकॉज लिबरल ठग्स ये समझते हैं, एजेंडा ही दूसरा है ना जमील, उनका एजेंडा ही दूसरा है, उनका एजेंडा ये तो नहीं है जिससे आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं। नहीं, हम एक्सपेक्ट, मैं तो एजेंडे को एक्सपोज कर रहा हूं ना, मैं तो एजेंडे को एक्सपोज कर रहा हूं कि आप करते हैं ना, आप बात करते हैं विमेन राइट्स की, तो विमेन राइट्स की अगर बात करते हैं तो कीजिए ना फिर बात, कि फिर वहां पर फलस्तीन में जो इजरायली फौज ने किया, आप कम से कम 2-4 ट्वीट ही कर दीजिए। आप वहां जाकर जंग नहीं लड़ सकते, वहां जाकर आजादी के नारे नहीं मार सकते, यहाँ बैठकर आप 2 ट्वीट तो कर सकते हैं, आवाज तो उठा सकते हैं। यही कुछ जब कश्मीर के अंदर होता है फिर भी ये लोग नहीं बोलते। हाँ, पाकिस्तान के अंदर अगर आज आप किसी मौलाना की बात उठाएंगे, आप इमाम मस्जिद की बात करेंगे, आप हिजाब या अबाए की बात करेंगे, आप ये बात करेंगे कि शर्म हया क्या चीज होती है, आप थोड़ी सी भी रेस्ट्रिक्शन की बात करेंगे, सबसे पहले ये लोग नारे मारने वाले होंगे, इवन दे आर लिविंग इन अ पीसफुल टेरिटरी। ये सबसे बड़े अहमियत की बात है। ठीक है, तो इनको एक्सपोज कीजिए ना, आप भी जिस प्लेटफॉर्म पे बैठे हैं, हम भी बैठे हैं,
आप कीजिए एक्सपोज इन लोगों को कि क्यों नहीं बोलते ये। अच्छा नासिर साहब, अब कैसे ये जो मुस्लिम ममालिक का जो रद्द अमल सामने आ रहा है, मस्जिद अक्सा पे जो बेहुरमती की गई, जो यहूदियों का हमने रक्स देखा है सोशल मीडिया पे, सऊदी अरब ने सिर्फ इस पे जस्ट एक मजम्मती बयान दे दिया है और उसके बाद कोई रिस्पॉन्ड नहीं किया। क्या रद्द अमल होना चाहिए मुस्लिम ममालिक का? हम किस तरह, मतलब मैं और आप बात करते हैं या कुछ तंजीमें बात कर ली थी तो हमारी आवाज़ तो नकार खाने में तूती की आवाज़ हो गई ना, तो हम क्या करें? मतलब जो तंजीमें बनाई गई हैं, OIC तो खैर अब छोड़ ही दें, उनसे तो कोई उम्मीद ही नहीं है, लेकिन क्या सिर्फ हमास या मुजाहिदीन जो वहाँ के हैं वही ये स्ट्रगल करते रहेंगे? क्या दुनिया के जो मुस्लिम ममालिक हैं उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं बनता? उनको किस तरह झंझोड़ा जाए? देखिए, आपने दुरुस्त बात कही है, उनकी बुनियादी जिम्मेदारी बनती है। OIC इसीलिए बनाई गई है, यूनाइटेड नेशन का बुनियादी डोमेन यही है कि दुनिया के जो बड़े क्राइसिस और कॉन्फ्लिक्ट हैं उनको मैनेज करे एक आदल और इंसाफ की बुनियाद पे। वो अपना मैनी खो बैठी है। OIC में इन ममालिक में अपने एजेंडे की बुनियाद पे OIC की रूह खत्म कर दी है और इसी तरीके से इवन अरब लीग नेशनलिज्म की बुनियाद पे कोई बात कर देती थी, वो भी बात नहीं कर पा रही है। तो आप ये समझें कि ये तो वो है ममालिक, मेजॉरिटी मुस्लिम पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करने वाले कंट्रीज वो है कि जो खड़े ही उनके कैंप में हैं, यानी इजरायली कैंप पे खड़े हैं। दूसरी बात ये है कि आप जैसा ब्रदर ने बात की डुअल स्टैंडर्ड, तो डुअल स्टैंडर्ड से आपको वेस्ट और अमेरिका में और हिपोक्रेसी उधर नजर नहीं आती, उनके यहाँ लोकल एजेंट्स के अंदर भी ये हिपोक्रेसी नजर आती है। तो उनसे भी आपको ह्यूमन राइट्स की कुछ तंजीमों से बड़ी तवक्को रखनी चाहिए और ना ही आपको ये तवक्को रखनी चाहिए कि जो आलमी इदारे हैं उनकी आउटलेट जो है वो इस मामले पे कोई रोल प्ले करेगी। तो कौन रोल प्ले करेगा? एक तो बात यह है कि बहरहाल इससे जो अवामी रद्द अमल है वो बहुत शदीद है पूरी दुनिया के अंदर। मैं उसको मॉनिटर कर रहा हूँ, पूरी दुनिया के मैं जो बिलखसूस मीडिया आउटलेट्स है उनको देख रहा हूँ, बहुत शदीद रद्द अमल है। इस वक्त टॉक शोज का मौजू ये है इस वक्त। अच्छा नासिर साहब, ये नहीं हो सकता कि जो मुस्लिम ममालिक की अफवाज है ये यूनाइटेड नेशन के अमन मिशन पे तो चली जाती है, नेटो फोर्सेस के में वहां पे तो चली जाती है अफवाज, तो ये मतलब फलस्तीन के लिए जाके वहां जी आप रियलिटी को समझे ना। इन्होंने इस्लामिक कंट्रीज का मिलिट्री अलायंस बनाया तो वो टारगेटेड था, उसका टारगेट था सऊदी अरब के अफेयर्स को आगे बढ़ाना। वो तो यमन के लिए बनाई गई या जहाँ उनके लिए, उसमें वो बर्मा में आपको नजर नहीं आई होगी, वहां मुसलमानों के प्रॉब्लम से। वो आपको फलस्तीन में नजर नहीं आएगी, वहां वो आपको कश्मीर के हवाले से स्टेटमेंट देती नजर नहीं आएगी। तो आप ये समझ जाएं कि इन ममालिक और इनकी फॉरेन पॉलिसी से आपको कोई तवक्को नहीं रखनी चाहिए। लेकिन अवाम होते हैं जब प्रेशर डालते हैं तो फॉरेन पॉलिसियां चेंज होती हैं। अवाम होते हैं जिनकी बुनियाद, पाकिस्तान के अंदर 20 करोड़ अवाम है, पाकिस्तान की लिगेसी है, हिस्टोरिकल लिगेसी, कायदे-आज़म से लेकर अब तक पाकिस्तान का एक फलस्तीनी के हवाले से स्टैंड रहा है। ये मजबूरी बनी है पाकिस्तान के हुक्मरानों की कि वो स्टेटमेंट जारी करें या बयान दे, कम मकसद जो एक मिनिमम काम हो सकता है। तो ये तो बयान देने वाले लोग भी नहीं है बाकी मुस्लिम हुक्मरान। लेकिन मैं ये बात कर रहा हूँ कि इस वक्त जो मैं जानता हूँ रेजिस्टेंस की मूवमेंट को और जो मैं उनका मुताला करता हूँ वो इतनी कवी है कि वो अगरचे वो ये जरूर महसूस करती है कि इस्लामिक दुनिया उनकी बैक पे खड़ी हो, लेकिन वो मोहताज भी नहीं है कि अगर ये खड़ी नहीं होगी तो उनकी रेजिस्टेंस मूवमेंट खत्म हो जाएगी। उन्होंने आज इसराइल को इस वल्नरेबल पोजीशन में ला खड़ा कर दिया है कि इसराइल जो पहले ग्रेटर इसराइल के खिलाफ देखता था, आज वो जस्ट अपना डिफेंस कर रहा है और किसी तरीके से उसको मैनेज करने की कोशिश कर रहा है। जमील, इसमें हमें लगता है कि जो इजराइल के अंदरूनी सियासी बहरान है उसको भी हमें जरा फोकस करना चाहिए, क्योंकि हमने देखा कि नेतन्याहू की जो उनकी अपनी पार्टी थी उसकी वो हुकूमत साजी में नाकाम हुई है और मतलब अंदरूनी सियासी सूरत हाल जो है वो तूल पकड़ता जा रहा है और 2 बरस में जो है 5 इलेक्शन जो है वो उसके इम्कानात बढ़ गए हैं। तो क्या इस वजह से भी इस वक्त इजराइल जो है वो कमजोर फ्रंट पे खड़ा हुआ है? देखिए, पॉलिटिकल मोटिव्स के लिए तो यूज किया जाता है, पॉलिटिकल मोटिव्स के लिए तो चीजों को हाइप क्रिएट करके यूज किया जाता है, लेकिन ये हमें बिल्कुल कतई तौर पर नजरअंदाज नहीं करना चाहिए कि इजराइल कभी भी अगर अपने आप को लाइमलाइट में रखने की कोशिश करता हुआ दिखाई देता है तो वो हमेशा गजा या हमास के ऊपर अटैक करता है या फिर फलस्तीनियों को टारगेट करता है। लेकिन इस दफा तो हद ही हो गई है ना, आप लोगों के घर छीन रहे हैं, आप लोगों के घरों से निकाल कर उनके घरों पर कब्जा कर रहे हैं, तो कहां पर फिर इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स के इदारे चले गए, कहां पर यूनाइटेड नेशंस है? उनका अपना सियासी मामला है तो सियासी मामला है, वो तो फलस्तीन को अपना अंदरूनी मामला समझते हैं। जिस तरह इंडिया कश्मीर को अपना अंदरूनी मामला समझता है, इसी तरह इजराइल फलस्तीन को अपना अंदरूनी मामला समझता है। आप उनकी सियासत को तो उनका अंदरूनी मामला छोड़ दे, वो तो अलग बात है नेतन्याहू के साथ क्या हो रहा है, लेकिन वो तो पैलेस्टाइन को भी अपना अंदरूनी मामला समझते हैं। तो इसके ऊपर
आवाज जिसने उठानी है वो मैटर करता है। ये मैटर नहीं करता कि वो कितना पॉलिटिकली स्टेबल है, अनस्टेबल है इस वक्त इजराइल के अंदर। मैटर ये करता है कि मुस्लिम उम्मा कितनी लॉबिंग ठीक कर पाई कि वो यूरोपियन कंट्रीज और वेस्ट को इस बात के ऊपर कन्विंस कर सके कि व्हाट्स हैपनिंग देयर इन पैलेस्टाइन। ये सबसे बड़ा सवाल है, ये सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है जिसका जवाब कहीं से नहीं आ रहा। ठीक है, जमील फारूकी बहुत शुक्रिया आपका। नासिर शराजी साहब आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, सिहूनी जो है वो तकरीबन 3000 साल से, अगर हम तारीख देखें तो 3000 साल से वो जलील व ख्वार होते रहे। उनको कोई बस्ती नहीं मिल सकी बसने के लिए। रही बात फ़लस्तीनियों की, तो 1948 के बाद से हम देख रहे हैं कि फ़लस्तीनियों पर सिहूनी मज़ालिम इतने बड़े हुए हैं कि उनको अल्फाज में बयान नहीं किया जा सकता। इस वक्त जो करंट सिचुएशन बन रही है, इस वक्त फ़लस्तीनी ख़ुद तने तनहा ये लड़ाई लड़ रहे हैं। मुस्लिम उम्मा का जो रद्द-ए-अमल है वो बहुत ही अफसोसनाक है। इस वक्त पूरी मुस्लिम उम्मा को उठ खड़े होना चाहिए और ये जो क़िबला अव्वल से बेवफ़ाई का सिलसिला चल निकला है इसको ख़त्म करना चाहिए। प्रोग्राम से इजाज़त चाहूँगी, अल्लाह ने के बाद।